हेलो एवरीवन। आपका अपनी अरियंत ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के बारे में। किसके बारे में? बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के बारे में। तो जेएनयू के फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत केमिस्ट्री का जो आज की वीडियो में एक मॉडल पेपर के थ्रू आपको पूरा का पूरा समझाया जाएगा कि फोर्थ सेम के अंदर केमिस्ट्री में कौन से क्वेश्चंस किस यूनिट से कैसे आने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग आज की वीडियो है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बीएससी फोर्थ सेम का पेपर पैटर्न, उसके क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड उनके आंसर के बारे में। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो में, जिसमें अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो वही सेम पैटर्न है जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं पार्ट ए एंड पार्ट बी में। पार्ट ए में कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? तो पार्ट ए में रहने वाले हैं 10 क्वेश्चन। पार्ट बी में कितने क्वेश्चन रहेंगे? तो पार्ट बी में क्वेश्चन रहेंगे 10। कितने रहने वाले हैं? 10। बस फ़र्क इतना है कि पार्ट ए के जो क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे करने कंपलसरी है। पार्ट ए के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे करने कंपलसरी रहेंगे। क्या रहेंगे? कंपलसरी रहेंगे। क्लियर है? और पार्ट बी की बात करें तो इसमें पर यूनिट जो है उसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे। कितने रहेंगे? 2 क्वेश्चन। दोनों में से आपको अटेंड करना है कोई एक, मतलब एक क्वेश्चन उसके अथवा में उसका दूसरा क्वेश्चन। तो 10 में से अपने को कितने करने हैं? 5 क्वेश्चन करने। पर यूनिट में 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में से कोई एक करना है। तो 5 यूनिट में 10 क्वेश्चन रहेंगे, पर यूनिट का कोई एक क्वेश्चन हमें अटेंड करना है। तो ये हमारे पास में पेपर पैटर्न और किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। तो पार्ट फर्स्ट है हमारे पास में अति लघु लघु उत्तरीय, मतलब शॉर्ट टाइप के 10 क्वेश्चन रहेंगे। पर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क का रहेगा। तो टोटल कितने अंक का हो गया? 20 नंबर के हो गए। कितने के हो गए? 20 के। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पहली यूनिट से रिलेटेड है। वर्नर के सिद्धांत के अनुसार, किसके सिद्धांत के अनुसार? वर्नर के सिद्धांत के अनुसार। तो वर्नर का सिद्धांत क्या कहता है? तो CO NH3 5Cl होल कोष्टक के बाहर है Cl2 में CO की प्राथमिक और द्वितीयक संयोजकता कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है, वर्नर के अनुसार, किसके अनुसार? वर्नर के अनुसार। ध्यान क्या रखना है, ये जो CO है वो किसका एलिमेंट्स है? डी ब्लॉक का है। किसका है? डी ब्लॉक का। वर्नर का ये मानना था कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं, मतलब जो केंद्रीय धातु परमाणु है, वो 2 प्रकार की संयोजकताएं प्रदर्शित करते हैं। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। तो कौन कौन सी 2 प्रकार की संयोजकता है उसके बारे में पूछा गया। तो सीओ की बात करें तो प्राथमिक संयोजकता कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है। और द्वितीय संयोजकता कितनी है? 6 है। कितनी है? 6। अब बात यह आती है कि 3 कैसे है और 6 कैसे है। तो उसके लिए सिंपल सा है, तो हम ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर ज्ञात करेंगे। किसके आधार पर ज्ञात करेंगे? ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर। जैसे सीओ की हमें ज्ञात करनी है तो सीओ का क्या मान लेंगे? एक्स प्लस NH3 की अगर बात करें तो NH3 उदासीन है, इसका मतलब उसकी कितनी हो जाएगी? 0। NH3 कितने हैं? 5 प्लस Cl कितना है? 1। और Cl की कितनी होती है? -1। ब्रैकेट के बाद Cl कितने हैं? 2। तो 1 Cl की -1 होती है, तो 2 Cl की कितनी हो जाएगी? -2। और बराबर में क्या आ जाएगा? 0। तो x इक्वल में कितना हो जाएगा? -1 -2 -3। पक्षांतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? +3। तो यहाँ पे संयोजकता कितनी आ गई? +3। ठीक है, संयोजकता में प्लस माइनस वैसे मेंशन नहीं करते, तो 3। क्लियर है? अब बात आती है कि द्वितीय संयोजकता कैसे आई। तो द्वितीय संयोजकता सिंपल सा है, CO जो है वो किन के साथ में उपसंयोजक बंध बना रहा है और कितने बना रहा है? तो 5 बंध बना रहा है NH3 के साथ में, 1 बना रहा है Cl के साथ में। किसके साथ में? Cl। तो 5 और 1 कितने हो गए? 6। तो द्वितीय संयोजकता इसलिए कितनी हो गई? 6 हो गई। तो इन शॉर्ट कह सकते हैं ये उपसंयोजन संख्या के बराबर होता है। तो लिगैंड कितने बंध द्वारा जुड़ा है? सॉरी, केंद्रीय धातु परमाणु जो है वो लिगैंड से कितने बंध द्वारा जुड़ा है?
उसी के आधार पर। तो 5 ये हो जाएगा और 6 नंबर पे Cl, तो 5 और 1 6, तो प्राथमिक 3 और द्वितीयक हो जाएगी 6। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में एफिशिएंट 6, ऑल कोष्टक में क्या है 4 माइनस का EAN ज्ञात करें। और अपने को क्या दे रखा है, Fe का परमाणु क्रमांक कितना दे रखा है 26, कितना दे रखा है 26। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एफिशिएंट 6 जो हमें दे रखा है, एफिशिएंट 6 ऑल कोष्टक में 4 माइनस है, तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था। क्या ज्ञात करनी है, ऑक्सीकरण अवस्था। सेम फॉर्मूला इधर भी अप्लाई करना है, तो Fe की कितनी आ जाएगी, प्लस का 2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, प्लस का 2 आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, तो En के लिए अपने पास में एक फॉर्मूला रहता है, वो क्या रहता है, तो सबसे पहले इसका परमाणु क्रमांक लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है। उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2 आ गई, तो ऑक्सीकरण अवस्था को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 24। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में समन्वय संख्या का 2 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है, समन्वय संख्या का 2 से मल्टीप्लाई। समन्वय संख्या कितनी है 6, 6 का हम किसे कर देंगे, 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 24 और 12 कितने हो जाएंगे 36। तो इसका जो वैल्यू है En की वो कितनी आ जाएगी 36। परमाणु क्रमांक में ऑक्सीकरण अवस्था माइनस करनी है, समन्वय संख्या का दुगुना करना है। समन्वय संख्या का दुगुना का मतलब क्या है, तो सिंपल सा है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रही है। सिंपल सी बात है, ग्रहण की गई इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो सिंपल सा है, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है, युग्म मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। 6 समन्वय संख्या है, इसका मतलब 6 बंध बन रहे हैं, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए 2 से हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करें। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुईस अम्ल की परिभाषा एक उदाहरण सहित समझाइए। किसके सहित समझाना है, उदाहरण सहित समझाना है। ठीक है, और हाँ अगर इसकी बात करें हम 36 की, तो ये भी ध्यान रखना 36 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्रिप्टॉन गैस के परमाणु क्रमांक के बराबर हो जाएगा। और हम जानते हैं कि क्रिप्टॉन जो है वो एक प्रकार की कैसी है, अक्रियाशील अक्रिय गैसें बोलते हैं जिसको, सामान्य अवस्था में कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं कभी कभार, इसलिए ये संकुल क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्थायी। और इसको उदासीन करने के लिए हम K4 का भी यूज़ करते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा K4 Fe6। ठीक है, तो अगर हम बात करें अब लुईस अम्ल की परिभाषा और उसके एग्जाम्पल की, तो लुईस अम्ल की खासियत क्या है, इसमें अपूर्ण अष्टक या फिर खाली कक्षक होंगे। क्या होंगे, उसका जो अष्टक है वो क्या होगा, अपूर्ण होगा, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर अष्टक पूर्ण हुआ तो फिर वो किसी से क्रिया करेगा ही नहीं। तो अष्टक क्या होना चाहिए, अपूर्ण होना चाहिए और खाली कक्षक होने चाहिए, जिसके कारण सिंपल सी बात है, खाली कक्षक होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। क्या करेगा, ग्रहण करेगा, तो इलेक्ट्रॉन पेयर का ग्रहण करने की क्षमता रखेगा। फॉर एग्जाम्पल BF3 क्या है, BF3, तो सिंपल सी बात है, बोरॉन कितने बॉन्ड बना रहा है, 3। इसका मतलब ऑल ओवर बाह्यतम कोश की बात करें, बोरॉन के पास में 3 ही है और 3 बंध बना रहा है, तो ऑल ओवर हो गए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो अष्टक के लिए चाहिए 8, तो 2 की यहाँ पर क्या है, कमी है। तो सिंपल सी बात है, जिससे ये NH3 से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके उप सहसंयोजक संकुल बनाता है। कौन सा बनाता है, उप सहसंयोजक संकुल। उप सहसंयोजक क्यों बनाता है, क्योंकि बोरॉन के पास में बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीनों के तीनों बंध में भाग ले लेते हैं, इसलिए उप सहसंयोजक बंध बनता है। क्लियर है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास में द्रव SO2 का स्व आयनन समीकरण लिखिए। तो अतः ये आयनन कैसे होता है उसका समीकरण है। ठीक है, तो इसमें है SO2, अपने पास में क्या है, तो अतः आयनन के लिए बताना है, SO2 के लिए बताना है। तो निम्नलिखित साम्य समीकरण द्वारा संपन्न है। हमारे पास में कौन सा समीकरण है, देखिए 2SO2 जो है साम्य अवस्था में SO2 प्लस, क्या है SO2 प्लस, जिसको हम क्या बोलते हैं, थायोनिल आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, थायोनिल आयन कहते हैं। प्लस है तो अम्ल,
SO3 2 माइनस जिसको सल्फाइड आयन कहते हैं, और ये कौन सी प्रकृति प्रदर्शित करते हैं? 4 प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है? परावैद्युतांक की बात करें तो 15.6, जिसके कारण ये कई आयनिक यौगिकों के लिए उत्कृष्ट विलायक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? विलायक का कार्य करता है। 5th नंबर जो हमारे पास में क्वेश्चन है वो कौन सा है? मेलोनिक एस्टर का सामान्य सूत्र लिखिए, और इसके मध्य CH अम्लीय होता है, क्यों? सिंपल सी बात है, यहाँ पर CH अम्लीय होने का जो कारण है वो कारण रहता है इसका अनुनाद है। क्या है? अनुनाद। ये अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाते हैं, जिसके कारण ये आसानी से अम्लीय प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। तो मेलोनिक एस्टर का सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास में? CH2 ब्रैकेट में COO C2H5 ब्रैकेट क्लोज होके 2 है। इसके मध्य में उपस्थित सक्रिय मैथिलीन समूह CH2 का हाइड्रोजन अत्यधिक अम्लीय, जिसकी वैल्यू कितनी है pKa की? 13 है। कितनी है? 13 है। तो हमें पता भी है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उसकी अम्लीय प्रवृत्ति उतनी ही क्या हो जाएगी? अधिक। इसका कारण यह है कि हाइड्रोजन के निकलने के बाद बनने वाला कार्ब ऋणायन क्या होगा? कार्ब ऋणायन। कार्ब ऋणायन क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो किसके रूप में निकलेगा? H+ के रूप में निकलेगा। दोनों तरफ उपस्थित इलेक्ट्रॉन आकर्षण कार्बोनिल समूह के साथ अनुनाद द्वारा स्थायित्व हो जाता है। किसके द्वारा हो जाता है? अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, अनुनाद द्वारा स्थायी होगा तो कि जो अम्लीय प्रवृत्ति ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अधिक। फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर पे। 6 नंबर की क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास में HVZ एल्वोलार्ड जेलिस की अभिक्रिया में कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है, उसका एक उपयोग भी बताना है। ठीक है, तो हमारे पास में HVZ एल्वोलार्ड जेलिस की अभिक्रिया दे रखी है। इसमें आप देख सकते हो Br2 का उपयोग किया जाता है, कोमा P, या फिर Br2 का उपयोग कर सकते हैं, या फिर फॉस्फोरस का उपयोग भी किया जाता है। तो अभिक्रिया में Br2 और लाल फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ में PbR3 का भी उपयोग किया जा सकता है। उपयोग क्या है? तो उपयोग है कार्बोक्सिलिक अम्ल के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन को हटाकर ब्रोमीन स्थापित करने में काम आता है। किसके काम आता है? ब्रोमीन स्थापित। अल्फा कार्बन, तो ये रहा हमारे पास में अल्फा कार्बन, इसका जो एक हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ पे देख सकते हो एक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाएगा? Br आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हाइड्रोजन वहाँ पे 2 थे, यहाँ पर 1 है। यहाँ पे कौन आ गया? Br आ गया। कौन आ गया? Br आ गया। तो हाइड्रोजन को हटाकर किसका प्रतिस्थापित किया जाता है? ब्रोमीन का किया जाता है। तो ये हमारे पास में एल्वोलार्ड जेलिस की अभिक्रिया और उसमें प्रयुक्त अभिकर्मक, या तो फिर ब्रोमीन कर सकते हैं या फिर लाल फॉस्फोरस का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है नाइट्रोबेंजीन का क्षारीय माध्यम Zn/ में है NaOH में अपचयन उत्पाद लिखिए। तो उसमें अपचयन उत्पाद कौन है? एजोक्सीबेंजीन है। कौन है? एजोक्सीबेंजीन। सूत्र क्या रहेगा उसका? तो उसका सूत्र है अपने पास में C6H5 N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे ऑक्सीजन रहेगा, और C6H5 बेंजीन वाले पे ये क्या हो जाता है? ऐड। बेंजीन नाम साथ में, इसका मतलब सिंपल सी बात है, हम बेंजीन का तो मेंशन करेंगे। फिर हमारे पास में या फिर क्या हो सकता है? हाइड्रोजो हाइड्राजोबेंजीन। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा? C6H5NH, सिंगल बॉन्ड में NH आ जाएगा, C6H5। क्षारीय माध्यम में बने मध्यवर्ती अणुओं के तीव्र संघनन के कारण किसका निर्माण होता है? N, सिंगल बॉन्ड N का निर्माण होता है। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में गिब्स प्रावस्था से रिलेटेड है। तो गिब्स प्रावस्था में हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो गिब्स प्रावस्था में हमारे पास में नियम है F बराबर C-P+2 में F का अर्थ लिखे। जल तंत्र में त्रिक बिंदु पर F कितना है? तो सबसे पहले बात आती है इनके मतलब क्या होते हैं। F का मतलब क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्र की कोटि है। P का मतलब क्या होता है? प्रावस्थाओं की संख्या होती है। क्या होती है? प्रावस्थाओं की संख्या। C का मतलब क्या है? घटकों की संख्या है। अब पूछा है कि त्रिक बिंदु पर F कितना, तो सिंपल सी बात है,
उन स्वतंत्र बाह्य चरों की न्यूनतम संख्या को दर्शाता है जिन्हें तंत्र की प्रावस्था बदले बिना परिवर्तित किया जा सकता है। तो तीनों प्रावस्थाएं साम्य है, तो पी प्रावस्थाओं की संख्या 3 है, घटकों की संख्या 1 है। तो सिंपल सा 1 - 3 + 2, सिंपल सी बात है, कितना आ गया 0। इसका मतलब अपरिवर्तित है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। क्लियर है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में 2p कक्षक में कोणीय नोड की संख्या कितनी होगी। तो सिंपल सी बात है, ये किस पर डिपेंड करती है, उनकी क्वांटम संख्याओं पर डिपेंड करते हैं। और उसमें भी कौन सी है, दिगन सी क्वांटम संख्या के मान के बराबर होती है। 2p के लिए n का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। और l का मान कितना हो जाएगा, 1। तो इसमें कोणीय नोड की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1। यह नोड नाभिक से गुजरने वाले एक नोडीय तल होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता। और यहाँ पे कितनी हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति का हम पता नहीं लगा पाए, क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, लेकिन उस कक्षाओं में भी कहाँ पर लगाते हैं, उसकी एक्यूरेसी के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है। श्रोडिंगर ने इसके बारे में एक समीकरण भी दी है, जो उसका कुछ विस्तार पूर्वक व्याख्या कर पाए हैं थोड़ी बहुत। फिर हमारे पास में Cr का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है, 4s1 3d5। लिखने का एक कारण लिखने का कारण एक शब्द में दीजिए, तो उसका कारण क्या है, विनिमय ऊर्जा या फिर सममिति है। हम जानते हैं कि Cr और 3d में Cr और एक कौन है, Cu जो है वो असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, असामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दर्शाते हैं। क्योंकि हम जानते हैं अर्ध भरे व पूर्ण भरे कक्षक कौन से है, अर्ध भरे और पूर्ण भरे कक्षक हमेशा क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, अधिक स्थायी होते हैं। तो 3d5 एक अर्ध भरा विन्यास है, इसमें समान चक्रण वाले 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिकतम विनिमय ऊर्जा बनाकर तंत्र को क्या कर देते हैं, अत्यधिक स्थायी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अत्यधिक स्थायी कर लेते हैं। जो 4s और 3d में इलेक्ट्रॉन प्रमोट करने की ऊर्जा आने से कहीं क्या होता है, अधिक है। तो शॉर्ट एंड स्वीट में कहे तो कारण क्या हमारे पास में, विनिमय ऊर्जा और सममिति है। और इससे होगा क्या, तो अर्ध भरे एवं पूर्ण भरे कक्षक हमेशा क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। तो ये था हमारे पास में पार्ट ए, जिसमें 5 यूनिट के टोटल 10 क्वेश्चन पढ़े हमने। पर यूनिट से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं पार्ट बी की। इसकी बात करते हैं पार्ट बी की। तो पार्ट बी में हम जानते हैं 5 क्वेश्चन हमें करने हैं। पर क्वेश्चन कितने मार्क का है, 10 का है। तो सिंपल सी बात है, 5 क्वेश्चन करेंगे तो हमें कितने नंबर मिलेंगे, 50 नंबर मिल जाएंगे। तो फर्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन क्या है, वर्नर का उपसंयोजन सिद्धांत विस्तार से लिखिए। उसका जो सिद्धांत है वो विस्तार से लिखना। उपसंयोजन सिद्धांत कौन सा है, वही संयोजकताओं से संबंधित जिसमें प्राथमिक और द्वितीयक के बारे में हमने बात की थी। कुछ हमारे पास में कंपाउंड्स दे रखे हैं, उनके प्रायोगिक सत्यापन, ये इनकी संकल्पना और इसकी 2 सीमाएं मतलब कमियां बतानी है। तो हमारे पास में का आंसर क्या रहेगा, तो किस प्रकार से हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें उपसंयोजन सिद्धांत एवं EAN संकल्पना का विस्तृत विवरण। अब बात करते हैं इसकी मुख्य अभिग्राह्यताएं क्या रहेगी। तो हमारे पास में फर्स्ट है प्राथमिक संयोजकता, दूसरी है द्वितीयक संयोजकता। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, ये आयनीय होती है, केवल ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाती है और अदिशात्मक होती है। इस सूत्र में वर्गाकार कोष्ठक के बाहर लिखा जाता है। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, प्राथमिक संयोजकता जो है वो उसकी कैसे ज्ञात करते हैं। तो हमने अभी सूत्र भी लिखा था कि जिसको ज्ञात करनी है उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। बाकी की जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसमें मान रखेंगे और लास्ट में जो अपने पास में जो आंसर होगा वो उसकी क्या होगी, प्राथमिक ऑक्सीकरण अवस्था होगी। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीकरण अवस्था क्या आ जाएगी, ज्ञात करने के लिए x मान लेंगे। K का कितना होता है, +1, 4 के लिए +4,
एन की कितनी होती है -1, तो -6। तो ऑल ओवर अपने पास में कितनी आ जाएगी, प्लस का 2। तो इसकी प्राथमिक संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 2। द्वितीयक में क्या है, ये गैर आयनीय है और उदासीन अणुओं या ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती है। धातु की उपसंयोजन संख्या को दर्शाती है। तो उपसंयोजन संख्या कितनी, यहाँ पर 6। इसका मतलब द्वितीय संयोजकता क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। जिसके कारण संकुल की एक निश्चित अष्टफलकीय या फिर चतुष्फलकीय ज्यामिति निर्धारित होती है। तो हमारे पास में एक डायग्राम भी दे रखा है अपने पास में, जिसमें आप देख सकते हैं एफ इसके सेंटर में है। सी एन जो है, लिगेंड की बात करें तो लिगेंड कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित है। अब ध्यान क्या रखना है, अगर हम बात करें K4 की, तो K4 किस लिए है, ताकि आयन जो है वो क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। कैसे, सिंपल सी बात है, अगर हम वास्तविक सूत्र लिखते हैं तो FeCN6 4 माइनस होता है। तो 4 माइनस को उदासीन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, K4 का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, K4 का उपयोग करते हैं। तो इसमें दोनों प्रकार की संयोजकताओं को कुछ इस प्रकार से व्यक्त किया गया है। इसमें देख सकते हैं Cn जो है उनको स्ट्रेट लाइन से व्यक्त किया गया है, जबकि संतुलित के लिए जो K4 है वो हमने किसे व्यक्त किया है, डॉट के रूप में व्यक्त किया है। किसके रूप में व्यक्त किया है, डॉट के रूप में व्यक्त किया गया है, जो कुछ इस प्रकार से है। तो इसमें दोनों संयोजकताओं को अलग अलग रूप से है स्ट्रेट और डॉटेड का उपयोग किया गया है। क्लियर है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आती है AgNO3 द्वारा वर्नर सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार से होगा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रायोगिक सत्यापन के लिए हमें पहले हमारे पास में एक फॉर्मूला है COCl3.6NH3। रंग कैसा होता है इसका, पीला। वर्नर सूत्र हमारे पास में क्या है, CONH3 6 और होल कोष्टक में CH3। ये अव्यवस्थित है, ये थोड़ा सा व्यवस्थित रूप है। AgNO3 मिलाने पर AgCl का अवक्षेप की बात करें तो कितने हो जाएंगे, 3 मोल। कितने हो जाएंगे, 3 मोल। इसमें कितने हैं, 2 मोल, और इसमें कितना है, 1 मोल है। तो सिंपल सी बात है। फिर बात आती है कुल आयनों की संख्या हमारे पास में कितनी है। तो आयनों की संख्या कैसे काउंट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको 1 मानेंगे, ब्रैकेट के बाहर है उसकी संख्या को ऐड कर देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर 1, बाहर कितने हैं, 3। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4। इसकी अगर हम बात करें तो ब्रैकेट को 1 मानना है, बाहर कितने हैं, Cl है 2, ऑल ओवर कितना हो जाएगा, 3। ब्रैकेट के अंदर को 1 मानना है, बाहर भी 1 है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। तो बड़े ब्रैकेट को हमेशा 1 मानना है, उसके बाहर जो है वो कितनी संख्या है उसको हमें क्या करना है, ऐड। जैसे Cl3 था तो 3 लिखा, Cl2 था तो 2, Cl1 था तो 1। फिर विद्युत चालकता का स्वभाव की बात करें, इसमें आप देख सकते हैं इसका रेशो कितना हो जाएगा, 1:3। इसका 1:2, 1:1। 1:3 का उच्चतम चालकता, इसकी मध्यम, और दोनों बराबर है तो हो जाएगा निम्न चालकता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, निम्न चालकता हो जाएगी। फिर हमारे पास में आता है EAN। तो EAN में क्या ध्यान रखना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, और इसकी सीमाएं बतानी है। तो इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें हमारे पास में जो इम्पोर्टेंट है वो इसका फॉर्मूला है। क्या है, इसका फॉर्मूला जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। Z मतलब परमाणु क्रमांक में उसकी ऑक्सीकरण संख्या को माइनस करना है, प्लस 2 गुणा क्या करना है, उपसंयोजन संख्या। इसी प्रकार से हमें आ जाएगा, जैसे हमारे पास में FeCN6 4 माइनस, जिसका अभी हमने क्वेश्चन के अंदर किया था, और कितना आंसर आया हमारे पास में, 36। फिर हमारे पास में नेक्स्ट है, हमसे पूछा गया था EN के बारे में बताना है और उसकी सीमाओं के बारे में भी बताना है। सीमाएं क्या रहेगी इसमें,
तो फर्स्ट है हमारे पास में ये नियम कई स्थायी संकुल जैसे एफिशिएंट 6 3 माइनस एन कितना आएगा 35 होगा। कितना होगा 35। कैसे हुआ 35? तो सिंपल सी बात है, -3 है तो एफ ई कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा +3 हो जाएगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। ऑक्सीकरण अवस्थाएं परिवर्तित हो सकती है क्योंकि इसमें केंद्रीय धातु एफ ब्लॉक के सॉरी पी, इसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु है वो डी ब्लॉक के हैं। किसके हैं? डी ब्लॉक के। एफ की बात करें तो ये डी ब्लॉक का है और हम जानते हैं डी ब्लॉक के जो तत्व है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। 38 है, ये किसी भी अक्रिय गैस के बराबर नहीं है इसका विन्यास, फिर भी ये क्या है स्थायी है। दूसरा क्या है, ये नियम केंद्रीय धातु के चुंबकीय व्यवहार और संकुलों के रंग की व्याख्या करने में पूरी तरह असमर्थ है। हम ये नहीं पता लगा पा रहे हैं कि ये चुंबकीय गुण है कि नहीं है, यह रंग दर्शाएगा कि नहीं दर्शाएगा, तो इसके बारे में अब हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है। तो रंग और चुंबकीय गुण वो कब दर्शाते हैं? तो सिंपल सी बात है, जब कोई डी ब्लॉक की अगर हम बात करें तो डी ब्लॉक जब आयन की स्थिति में हो तो उस आयन की स्थिति में अगर उसके पास में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में वो रंग एवं चुंबकीय गुण दोनों दर्शाता है। ठीक है। फिर इसके अथवा में क्वेश्चन है हमारे पास में उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण त्रिविम समावयवता के बारे में हमें पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें उपसंयोजक यौगिक का आईयूपीएसी नामकरण त्रिविम समावयवता। तो इसमें आंसर में क्या लिखेंगे, उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण क्या लिखेंगे, उपसंयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण त्रिविम समावयवता और सम्मिश्रणीय अनुपात। तो फिर आईयूपीएसी की अगर हम बात करें तो इसमें सिंपल सा ध्यान क्या रखना है, फर्स्ट चीज़ हमें ध्यान रखनी है ए बी फॉर्मेट का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है? ए बी फॉर्मेट का। ए बी फॉर्मेट का मतलब क्या है? तो ए का मतलब है हमारे पास में प्लस, बी का मतलब है माइनस। जो पहले लिखा गया वो प्लस में होगा, जो बाद में लिखा गया वो माइनस में होगा। तो आयनों में क्या ध्यान रखना है, धनायन हमेशा पहले लिखा जाता है, ऋणायन बाद में लिखा जाता है, चाहे संकुल आयन ऋणात्मक हो या धनात्मक हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास में है, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ा था के फॉर Fe3N6, तो देख सकते हो फर्स्ट ए की बात करें ए पॉजिटिव, इसका मतलब ये पॉजिटिव है और ये जो लास्ट वाला है ये क्या है नेगेटिव, ये प्लस है और ये माइनस है। तो जब भी नामकरण करेंगे तो के मतलब पोटेशियम को हमेशा पहले लिखा जाएगा, फिर चाहे संकुल दूसरे नंबर पर क्यों ना है उसे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। दूसरा है हमारे पास में लिगेंडो का वर्णानुक्रम। लिगेंड का नाम अंग्रेजी वर्णमाला में लिखा जाएगा, चाहे उसकी प्रकृति उदासीन हो चाहे ऋणात्मक हो। एक से अधिक अगर लिगेंड है तो अल्फाबेट के अनुसार प्रयोग करें। संख्यात्मक पूर्व लग्न की बात करें तो लिगेंड की संख्या के लिए डाई ट्राई टेट्रा का उपयोग किया जाता है। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। यदि लिगेंड जटिल हो एथिलीन डाइएमेन तो बिस ट्रिस टेट्रा के का उपयोग करके लिगेंड का नाम कोष्टक में लिख सकते हैं। एथिलीन डाइएमीन जिसको हम क्या लिखते हैं EN भी लिखते हैं। फिर धातु के नामकरण की बात करें, यदि संकुल आयन ऋणायन है तो नाम के अंत में एट का उपयोग किया जाता है, जैसे फेरेट है, क्यूप्रेट है, कोबाल्टेट है। धनायन या उदासीन की स्थिति में इसका नाम परिवर्तित नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ऋणायन की स्थिति में एट का उपयोग किया जाता है। ठीक है। फिर ऑक्सीकरण अवस्था की बात करें तो धातु के नाम के तुरंत बाद उसकी ऑक्सीकरण अवस्था छोटे कोष्टक में रोमन अंकों में लिखी जाएगी, ये ध्यान रखें। इसमें लिखी जाएगी रोमन अंकों में लिखी जाएगी। क्लियर है। उसके बाद में हमारे पास में त्रिविम समावयवता की बात करें तो हमारे पास में त्रिविम समावयवता, इसमें हमारे पास में एग्जाम्पल भी साथ में एम का मतलब हो जाएगा मेटल, क्या हो जाएगा मेटल। और हमारे पास में दे रखा है ए ब्रैकेट में 2 और ये P2। क्लियर है। या ए क्या है, एक सममित द्विदंती लिगैंड है, जैसे EN। द्विदंती लिगैंड का मतलब क्या होता है, तो द्विदंती लिगैंड का मतलब होता है जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 हो। ज्यामितीय प्रकाशिक दोनों समावयवता प्रदर्शित करती है। अब ध्यान क्या रखना है, ज्यामितीय समावयवता की बात करें तो इसमें सिस और
ट्रांस रहेंगे। प्रकाशिक की बात करें तो इसमें डी रूप और एल रूप रहने वाले हैं। क्लियर है? इसमें एक दंतिक लिगैंड बी दूसरे के 90 डिग्री कोण पर है और ध्रुवीय और अधिक विलय है। ट्रांस के रूप में बी लिगैंड के दोनों एक दूसरे के विपरीत कितने पर है? 180 डिग्री पर है। कितने पर है? 180 डिग्री पर है। तो आप देख सकते हैं इसकी बात करें तो ये दोनों पास पास में हैं, जबकि ट्रांस की बात करें तो ये दोनों कितने डिग्री पर हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 180 डिग्री। कितने पे हो जाएंगे? 180 डिग्री। तो ये दोनों एक दूसरे के अधिकतम दूरी पर है, जबकि इसके तुलनात्मक रूप से इनमें दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। फिर बात करें प्रकाशिक समावयवी की तो इसमें क्या है? प्रकाशिक रूप से क्या है? सक्रिय है। सममिति का कोई तल उपस्थित नहीं होता। तल उपस्थित नहीं होता इसलिए अध्यारोपित नहीं है। डी और एल रूप है हमारे पास में एक दूसरे से गैर अध्यारोपित दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ट्रांस रूप सम्मित होने के कारण प्रकाशिक रूप से क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। क्या हो जाता है? निष्क्रिय हो जाता है। तो ये हमारे पास में सिस और ट्रांस रूप कौन से है? सिस और ट्रांस रूप है। अगर हम बात करें प्रकाशिक समावयवी की तो प्रकाशिक समावयवी में क्या ध्यान रखना है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें इसका प्रकाशिक समावयवी बनाना है तो बना सकते हैं। बस ध्यान क्या रखना है कि जो राइट साइड में जो लूप बने हैं वो कहाँ बन जाएंगे? लेफ्ट में बन जाएंगे। कहाँ बन जाएंगे? लेफ्ट में। बस इतना सा परिवर्तन होगा। लेफ्ट वाला पार्ट राइट में आ जाएगा, राइट वाला पार्ट लेफ्ट में हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें तो इसकी डायरेक्शन चेंज होगी तो लगभग सिमिलर ही रहना है, इसमें ज़्यादा कोई परिवर्तन होना नहीं है। बट इसमें ज़रूर परिवर्तन होगा। ये जो दोनों राइट साइड के लूप जो है वो कहाँ चले जाएंगे? दोनों के दोनों लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। तो ये होगा प्रकाशिक समावयवी। फिर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है कि अम्ल क्षार की ब्रांस्टेड लोरी और लुईस अवधारणा की तुलना करें। अम्ल क्षार अनुमापन में सूचक चयन का सिद्धांत समझाइए। फिनोल्फ्थैलीन का पीएच परास लिखे। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है अम्ल क्षार अवधारणा। तो ब्रांस्टेड लोरी, हम जानते हैं अम्ल और क्षार अवधारणा की बात करें तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अलग अलग अवधारणा दी है। जैसे ब्रांस्टेड लोरी है, लुईस की अम्ल क्षार अवधारणा है, हार्ड एंड सॉफ्ट के लिए हम पियर्सन अवधारणा भी पढ़ते हैं। तो अलग अलग वैज्ञानिक अपना अलग अलग मानना है। इसमें मुख्य रूप से लुईस और ब्रांस्टेड लोरी का पूछा है तो उसी के बारे में पढ़ते हैं। अम्ल वो पदार्थ है जो अम्ल का क्या करते हैं? दान करते हैं। क्या करते हैं? दान करते हैं। तो सिंपल सी बात, एक दान कर रहा है तो क्षार क्या करेगा? उसका ग्रहण करेगा। क्या करेगा? ग्रहण करेगा। तो शॉर्ट में हम क्या बोल सकते हैं? एसिड और बेस। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रोटॉन दाता, या फिर हम बोल सकते हैं H प्लस ग्राही। तो बस शॉर्ट एंड स्वीट में इतना ध्यान रख सकते हो, प्रोटॉन दाता प्रोटॉन ग्राही। हमारे पास में एक रिएक्शन दे रखी है HCl प्लस H2O। साम्यावस्था में क्या दे रखा है? H3O प्लस Cl माइनस। अब अगर इसमें ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक वर्ड यूज में आते हैं सयुग्मी अम्ल एवं सयुग्मी क्षार। तो अगर अपन यहाँ पे ध्यान देंगे तो HCl सीधी सी बात अम्ल और ये क्या है? क्षार। अब यहाँ पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे प्लस आ गया और यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया। इसका मतलब HCl अम्ल है, क्या है? लेकिन Cl माइनस यहाँ पर HCl का क्या हो जाएगा? सयुग्मी क्षार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सयुग्मी क्षार। सयुग्मी क्षार का मतलब क्या है? जो पहले किसी अम्ल का भाग था, किसका भाग था? अम्ल का, लेकिन अब किस में कन्वर्ट आ गया? क्षार के लिए हो गया। तो इस बात का ध्यान रखें। इसकी सीमा यह है कि BF3 और SO3 जैसे अप्रोटिक पदार्थों के अम्ल क्षार व्यवहार को नहीं समझा पाते। सिंपल सा कहने का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल आगे अपने पास में BF3 में H है क्या? हाइड्रोजन नहीं है। तो हम यहाँ पर ब्रांस्टेड लोरी की अवधारणा को या फिर अवधारणा द्वारा अब इसकी प्रवृत्ति को हम नहीं समझा सकते कि यह अम्ल है या फिर क्षार है, क्योंकि जो इसका आधार है वो है प्रोटॉन, मतलब H प्लस दान कर रहा है या फिर H प्लस ग्रहण कर रहा है, उसी के आधार पर है। बट यहाँ पर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पर ये जो लोरी अवधारणा है वो क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। फिर हमारे पास में लुईस अवधारणा, यह एक इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है। इसके अनुसार अम्ल वह पदार्थ है
जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राही, तो क्षार क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का दान करने वाले। जैसे BF3 प्लस NH3, NH3 क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन युग्म दान करेगा। यहाँ पर बंध कौन सा बन रहा है, उपसंयोजक यौगिक बंध बन रहा है। कौन सा बन रहा है, उपसंयोजक यौगिक बन रहा है। तो बीच में क्या आ गई, एरो आ गई। तो BF3 लुईस अम्ल है क्योंकि इसने बोरॉन का अष्टक अपूर्ण है। NH3 लुईस क्षार है। कैसे पता चला, तो हमने याद हो तो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अम्ल वे पदार्थ है जिनमें अष्टक अपूर्ण या फिर खाली होता है। तो BF3 की बात करें तो 6 ये अष्टक तो पूर्ण है ही नहीं, तो हो जाएगा अम्ल। NH3 इलेक्ट्रॉन का क्या कर रहे हैं, त्याग रहे हैं, क्योंकि NH3 के कारण ही क्या बन रहा है, उपसंयोजक यौगिक बन रहा है। इसका मतलब NH3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तुलनात्मक अगर हम अध्ययन करना चाहे तो हमारे पास में मूल आधार क्या रहेगा, ट्रांसलेट लोरी का। इसमें प्रोटॉन का स्थानांतरण होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इसमें अम्ल हाइड्रोजन युक्त होने चाहिए, सहसंयोजक प्रकृति रहेगी और केवल प्रोटॉन विलायकों तक ही सीमित है। प्रोटॉन विलायक का मतलब क्या है, ये सिद्धांत उन्हीं तक सीमित है जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित है। बिना हाइड्रोजन ये किसी अन्य यौगिक का स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन न्यून कक्षक युक्त पदार्थ है। यहाँ पर उपसंयोजक बंध भी हो सकता है, जैसे देख सकते हो यहाँ पर। और अत्यंत व्यापक गैस और अप्रोटिक माध्यमों में भी लागू होता है। मतलब हाइड्रोजन है या फिर नहीं है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं। हाइड्रोजन नहीं होने की भी स्थिति में हम अम्ल एवं क्षार का पता लगा सकते हैं। क्लियर है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट बढ़ते हैं। फिर हमारे पास में प्रश्न है, अजलीय विलायक प्लस KMnO4 के गुण। तो इसके अथवा में क्वेश्चन रहेगा, तो हमें क्या करना है, अजलीय विलायक का वर्गीकरण बताना है और पोटेशियम पर मैग्नेट का स्वसूचक रसायन के बारे में बताना है। क्लियर है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अजलीय विलायक। SO2 और NH3 के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। तो जल के अतिरिक्त अन्य सभी विलायक को अजलीय विलायक कहते हैं। क्या कहते हैं, अजलीय विलायक। इसका मतलब उसमें जल नहीं है। मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा है। कौन से है, प्रोटिक विलायक, अप्रोटिक विलायक, अध्रुवीय। प्रोटिक विलायक में क्या हो जाएगा, जिसमें हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन। देख सकते हैं अप्रोटिक में हाइड्रोजन कभी भी नहीं होगा। अध्रुवीय विलायक का मतलब क्या है, इसमें ना तो धनायन होगा और न ही ऋणायन होगा। फिर हमारे पास में आता है द्रव NH3 और द्रव SO2 का अम्ल क्षार व्यवहार। इसमें क्वथनांक कितना दे रखा है, NH3 का -33 डिग्री सेल्सियस। यह उत्कृष्ट क्षारीय विलायक है जो क्षार धातुओं को घोलकर एक गहरा नीला विद्युत चालक विलयन बनाता है, जिसमें विलायक की इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो आयनन जो है, याद हो तो हमने SO2 के लिए भी पढ़ा था, SSO आयनन, इसके लिए भी 2NH3 में साम्यावस्था में NH4 प्लस अम्ल है, NH2 माइनस 4 है, प्लस अम्ल में है, माइनस में 4 है। द्रव अमोनिया में NH4Cl अम्ल की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति व्यवहार करता है, अम्ल की भांति व्यवहार करता है। और NaNH2 किसकी भांति व्यवहार करेगा, क्षार की भांति व्यवहार करेगा। किसकी भांति व्यवहार करेगा, क्षार की भांति व्यवहार करेगा। फिर हमारे पास में नेक्स्ट है, परस्पर क्रिया करके ये क्या बना देंगे, उदासीन बना देंगे। क्या बना देंगे, उदासीन। हम जानते हैं अम्ल एवं क्षार अभिक्रिया करके क्या बनते हैं, उदासीन यौगिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में हो जाते हैं, उदासीन। जिस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, जो आपने छोटी क्लासों में इसके बारे में पढ़ा है। एग्जाम्पल है हमारे पास में। फिर अगर SO2 की बात करें तो इसका क्वथनांक -10 डिग्री सेल्सियस है। अप्रोटिक विलायक है, कैसे पता चला, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन नहीं है। सो आयनन में थाइनिल आयन अम्ल और सल्फाइड आयन क्षार के रूप में कार्य करेंगे। तो ये जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो आप देख सकते हो SOCl2 थाइनिल आयन है, इसमें SO2 प्लस है, सल्फाइड आयन SO3 भी है इसमें। फिर हमारे पास में नेक्स्ट आता है स्वसूचक, सेल्फ इंडिकेटर की बात करें तो गुण और अनुमापन में शर्तें। तो आपने 12th क्लास के अंदर प्रैक्टिकल किया होगा टाइट्रेशन वाला, उसमें KMnO4 का हम उपयोग करते हैं, जिसके कलर चेंज का होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जिसमें कौन सा कलर आता है, हल्का
गुलाबी आता है, जिससे हमें पता चलता है हमारा एक्सपेरिमेंट जो है वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो पोटेशियम पर मैग्नेटिक अत्यंत शक्तिशाली ऑक्सीकारक है। इसमें पर मैग्नेट आयन गहरा बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? बैंगनी रंग का होता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में आयतन मिति अनुमापन के दौरान यह जैसे यह अपचायक से क्रिया करता है, रंगहीन Mn+2 आयन में क्या हो जाता है, बदल जाता है। किसमें बदलता है? Mn+2 आयन में बदल जाता है। तुल्यता बिंदु पर जैसे अपचायक पूरी तरह समाप्त होता है कि MnO4 की एक भी अतिरिक्त बूंद विलयन में कैसा आ जाता है, हल्का गुलाबी रंग आ जाता है और ये स्थायी हो जाता है। इसमें किसी भी बाहरी सूचक की आवश्यकता नहीं होती। तो आपने टाइट्रेशन वाला प्रयोग किया, उसमें आपने देखा होगा कि जैसे हम बूंद बूंद करके KMnO4 फ्लास्क में एंटर करवाते हैं, तो जैसे जैसे उसकी बूंद गिरती है गुलाबी रंग आता है, लेकिन जैसे फ्लास्क को हम हिलाते हैं तो सीधी सी बात है उसका गुलाबी रंग जो है वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। बट एक ऐसा बिंदु आता है जहाँ पर फ्लास्क में गुलाबी रंग जो है वो स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है? स्टेबल। वही हमारी जो है वो लास्ट रीडिंग होती है। शर्तें क्या रहेगी? H2SO4 का उपयोग द्वारा क्या होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए। HCl का प्रयोग नहीं करना है, वर्जित है। KMnO4 उसे Cl2 गैस में कन्वर्ट कर देता है, तो रंग चेंज की गारंटी नहीं है। ऑक्जेलिक अम्ल के साथ अनुमापन करते समय अभिक्रिया की गति बढ़ाने के लिए विलयन को 60 टू 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करना भी आवश्यक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर की भी रिक्वायर्ड रहती है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में क्वेश्चन, मेलोनिक एस्टर और एसिटो एसिटिक एस्टर बनाने की विधि। तो हमें विधि भी लिखनी है, उसके साथ साथ में तीन तीन संश्लेषणात्मक उपयोग समीकरण लिखने हैं और क्लेजन संघनन की क्रिया विधि को समझाना है। क्लियर है? तो इसमें क्या ध्यान रखना है? पहले हमारे पास में सक्रिय एथिलीन यौगिक का रसायन एवं क्लेजन संघनन विधि। तो मेलोनिक एस्टर, इसके बारे में भी हम पार्ट ए में पढ़ चुके हैं। फॉर्मूला है CH2COO C2H5 ब्रैकेट होल कोष्टक में आ जाएगा 2 का निर्माण एवं उपयोग। तो बनाने की विधि क्या है हमारे पास में? तो बनाने की विधि है, सबसे पहले हम किसका उपयोग करेंगे? तो सबसे पहले हम उपयोग करेंगे पोटेशियम क्लोरो एसीटेट का। इसका उपयोग करेंगे पोटेशियम क्लोरो एसीटेट का। इसकी अभिक्रिया हम किसके साथ में करवा रहे हैं? सोडियम साइनाइड के साथ में। तो जब इन दोनों की आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो हमारे पास बनता है साइनो एसिटिक अम्ल। क्या बनता है? साइनो एसिटिक अम्ल बनता है। उसे फिर आगे अम्लीय माध्यम में H+ मतलब अम्लीय माध्यम है एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल के साथ जब गर्म करते हैं तो एस्ट्रीकृत होकर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेलोनिक एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? मेलोनिक एस्टर में। फॉर्मूला देख सकते हो, दोनों सेम है ना। इसका मतलब हमारे पास में मेलोनिक एस्टर प्राप्त हो गया। संश्लेषणात्मक अगर उपयोग की बात करें, किसकी बात करें? संश्लेषणात्मक उपयोग की बात करें तो हमारे पास में 3 उपयोग है। कितने हैं? 3। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है ब्यूटानोइक अम्ल का निर्माण, दूसरा है सक्सेनिक अम्ल का निर्माण और थर्ड पे हमारे पास में है बारबिट्यूरिक अम्ल का अम्ल, जो किसमें काम आता है? सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में कराने पर बारबिट्यूरिक अम्ल मतलब नींद की दवा बनती है। किसकी दवा बनती है? नींद की। तो ये इसके 3 क्या हो जाएंगे? उपयोग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? उपयोग। उसके बाद की अगर हम बात करें एसिटो एसिटिक एस्टर का निर्माण एवं उपयोग, तो इसका निर्माण कैसे होगा और इसका उपयोग कैसे, तो वो पढ़ेंगे। मुख्य रूप से क्लेजन संघनन द्वारा एथिल एसीटेट के 2 अणुओं को सोडियम एथोक्साइड की उपस्थिति में संघनित करके बनाया जाता है। कैसे बनाया जाएगा? उसके बारे में पढ़ते हैं। तो इसके भी 3 संश्लेषणात्मक उपयोग की बात करें तो फर्स्ट है हमारे पास में मेथिल कीटोन का संश्लेषण, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल और असंतृप्त अम्ल मतलब क्रोटोनिक अम्ल है। फिर हमारे पास में बात आती है क्लेजन संघनन की क्रियाविधि की। अगर हम बात करें, किसकी बात करें? क्लेजन संघनन की क्रियाविधि। सबसे पहले बात करते हैं इसकी रिएक्शन की। तो रिएक्शन हमारे पास में है, यहाँ पे देख सकते हो आप, 2CH3COO C2H5 इसके उपस्थिति में करवा रहे तो NaO
C2H5 और नीचे क्या H+। तो उत्पाद में हमारे पास में क्या प्राप्त हो रहा है, CH3CO, CH2, COO, C2H5 प्लस हमारे पास में क्या है C2H5OH। तो संघनन की विधि में क्या है, देखो फर्स्ट हमारे पास में क्या है, एस्टर अणु प्लस एथोक्साइड 4 बनता क्या है, इनोलेट आयन, जो किसके द्वारा स्थायी होता है, अनुनाद द्वारा। दूसरे एस्टर अणु पर नाभिक स्नेह का आक्रमण करवाया जाता है। अगले स्टेप में चतुष्फलकीय मध्यवर्ती बनता है, फिर एथोक्साइड का निष्कासन होता है और बीटा कीटो एस्टर प्राप्त होता है। यही हमारे पास में उसकी क्या है, अभिक्रिया है। क्या है, अभिक्रिया। चरण कितने हैं, 3। कार्बधनायन का निर्माण है। सिंपल सी बात है, कार्बधनायन बनेगा तो किसके साथ में क्रिया करेगा, NO- के साथ में क्रिया करेगा, कि पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो सेकंड में नाभिक स्नेह का आक्रमण हो जाएगा, उसके बाद में एथोक्साइड आयन का निष्कासन हो जाएगा, जो यहाँ पे हमने पहले से शॉर्ट में मेंशन कर रखा है। फोर्थ स्टेप क्या है, अम्लीकरण है। क्या है, अम्लीकरण। तो H+ माध्यम है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, इसमें क्या हो रहा है, अम्लीकरण हो रहा है। लास्ट में क्या है, शुद्ध बीटा कीटो एस्टर को पृथक कर लिया जाता है। तो हमारे पास में कौन सा बन जाता है, शुद्ध बीटा कीटो एस्टर प्राप्त हो जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता, बेंजोइक अम्ल और HVZ, एल्वोलार्ड जल इसकी। तो इसमें क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता पर प्रतिस्थापियों की बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आकर्षी और इलेक्ट्रॉन दाता समूह प्रभावित करेंगे। किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, यदि अल्फा कार्बन पर कोई ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव वाला समूह जैसे ClFNO2, क्योंकि सारे के सारे दाता समूह हैं, हो तो वो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम करके कार्बोक्सिलेट आयन को अत्यधिक क्या कर देते हैं, स्थायी कर देते हैं, जिससे अम्लता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसमें क्रम में हमारे पास में क्या है, CCl3, CHCl2, CH2, CH3। तो सबसे ज़्यादा अगर अगर हम बात करें तो कौन है, CCl3 है। कौन है, CCl3 है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, इसलिए इसे इन्हें इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह कहते हैं। दाता समूह है तो प्लस आई प्रभाव है, इसमें क्या होगा, कार्बोक्सिलेट आयन के ऋण आवेश को बढ़ाकर उसे क्या कर देते हैं, अस्थिर कर देते हैं, क्योंकि अम्लीय प्रवृत्ति दर्शानी है, यहाँ पर माइनस हो जाता है, इसका मतलब फिर क्या हो जाती है, अनस्टेबल हो जाते हैं, जिससे अम्लता क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। यही कारण है कि फॉर्मिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक अम्लीय है। फॉर्मिक अम्ल जो है वो एसिटिक एसिड से क्या है, अधिक अम्लीय है। क्यों है अधिक अम्लीय, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सी बात है, कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है। फिर हमारे पास में एरोमेटिक अम्ल में प्रभाव, तो थर्ड हमारे पास में रहता है ऑर्थो प्रभाव। कौन है, ऑर्थो प्रभाव है। बेंजोइक अम्ल के ऑर्थो स्थान पर कोई भी समूह जुड़ा हो, चाहे वो दाता हो चाहे ग्राही हो, वो क्या उत्पन्न करेगा, त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि ऑर्थो इसका मतलब प्रतिस्थापी के जस्ट पास में है। स्थैतिक प्रभाव के कारण ऑर्थो प्रभाव उत्पन्न होता है और बेंजोइक अम्ल की अम्लता हमेशा क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्या कर देता है, बढ़ा देता है। पैरा स्थान पर NO2 समूह जो है वो क्या करता है, अम्लता को इंक्रीज करता है, जबकि OH समूह प्लस M प्रभाव के कारण अम्लता को क्या कर देते हैं, कम। तो ये चीज़ ध्यान रखें, NO2 जो है वो एसिड नेचर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, और OH जो है वो प्लस M प्रभाव के कारण क्या कर देगा, कम कर देगा। तो ये चीज़ याद रखें। फिर हमारे पास में बेंजोइक अम्ल बनाने की दो मुख्य विधि। पहली कौन सी है, टोलुइन के ऑक्सीकरण से है। कौन सी है, टोलुइन के ऑक्सीकरण से है। तो देख सकते हो समीकरण का CH6H5CH3 टोलुइन है, ऑक्सीकरण है, इसका मतलब सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन ऐड करेंगे। और कैटालिस्ट हमारे पास में उत्प्रेरक क्या है, क्षारीय KMnO4 है। तो हमारे पास में एक मध्यवर्ती बनता है, जिसका अम्लीय माध्यम में अगर हम अपघटन करवाते हैं तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर COOH जो है वो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। फिर
बेंजोनाइट्राइल के जल अपघटन द्वारा। ये हमारे पास में फेनिल साइनाइड है, फिर फेनिल साइनाइड जलीय अपघटन करवा रहे HCl के साथ में, तो हमारे पास में क्या प्राप्त हो जाता है, बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है, और NH4Cl जो है वो साइड प्रोडक्ट के रूप में रहता है। एल्वोलार्ड जेलेस्की की अगर हम बात करें तो हमने ए पार्ट के अंदर इसको भी पढ़ा है, तो इसमें क्या ध्यान रखना है, अल्फा हाइड्रोजन जो है उसका प्रतिस्थापन है वो किसके द्वारा होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन का जो प्रतिस्थापन है वो Br द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, Br के द्वारा होती है। और उत्प्रेरक में लाल फॉस्फोरस Br2 है हमारे पास में, और मुख्य रूप से ये चीज़ ध्यान रखनी है, अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन Br द्वारा होता है। ठीक है, जब इनकी क्रिया लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में Br2 या फिर Cl2 से करवाते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन परमाणु हेलोजन द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। किसके द्वारा होता है, हेलोजन द्वारा होता है, जो हम पहले इसको पढ़ चुके हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय SnHCl उदासीन Zn/ में हमारे पास में NH4Cl, और क्षारीय माध्यम में ZnNaOH माध्यम में अपचयन की अभिक्रिया, उत्पाद और क्रियाविधि लिखे, पिक्रिक अम्ल बनाने की विधि और गुण भी हमें लिखने हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें सिंपल से हमारे पास में नाइट्रोबेंजीन का माध्यम निर्भर अपचयन एवं पिक्रिक अम्ल का रसायन। तो इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोबेंजीन पहले से हमारे पास में, का अपचयन एक बहु इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया है, माध्यम के पीएच और अपचायक प्रवृत्ति को बदलकर अलग अलग उत्पाद में क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास में अम्लीय माध्यम। तो अम्लीय माध्यम में क्या होगा, 6 इलेक्ट्रॉन अपचयन प्रक्रिया है, इसमें नाइट्रोबेंजीन पूरी तरीके से अपचयित होकर किसका निर्माण करती है, एनिलीन का निर्माण करती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं C6H5NO2, ये क्या है, नाइट्रोबेंजीन है, क्या है, नाइट्रोबेंजीन है। इसमें क्या ऐड करें हम, 6H प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ताकि ये पूरी तरीके से क्या हो जाए, उदासीन हो जाएगी, क्योंकि प्लस के 6 और माइनस के 6 फॉलोवर क्या हो जाएगा, 0। तो हमारे पास में क्या बन गया, C6H5NH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन कहते हैं, और जल के अणुओं का निर्माण हो जाता है, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है, 2H2 इधर आ जाता है, और बचे 2 हाइड्रोजन जो है वो N के साथ में ऐड हो जाते हैं। रही बात क्रियाविधि की, तो सर्वप्रथम नाइट्रोबेंजीन से नाइट्रोसोबेंजीन मतलब C6H5NO बनता है, जो पुनः अपचयित होकर फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन क्या बनाता है, C6H5NHOH बनाता है। अम्लीय माध्यम की प्रचुरता के कारण, अम्लीय माध्यम कैसे पता चला, C6 है, सॉरी CH है, इसका मतलब अम्लीय माध्यम है, और यह मध्यवर्ती अवस्था में रुकता नहीं है और सीधे एनिलीन द्रव में क्या हो जाता है, बदल जाता है, क्या हो जाता है, बदल जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में उदासीन माध्यम। क्या है, उदासीन माध्यम, यह एक 4 इलेक्ट्रॉन अपचयन की प्रक्रिया है। कौन सी है, 4 इलेक्ट्रॉन की है, वो कौन सी थी, 6 इलेक्ट्रॉन की थी। इसमें क्या हमारे पास में देख सकते हैं, C6H5NO2 जो है 4 H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन, ताकि क्या हो जाए, उदासीन हो जाए। इसमें क्या बनता है, C6H5NHOH, और प्लस में क्या बनता है, H2O बनता है, क्या बनता है, H2O बन जाता है। लेकिन 6 की जगह 4 का उपयोग करते तो प्रोडक्ट सिंपल सी बात है बीच में ही रुक जाता है, और क्या बनाता है, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है, क्या बनाता है, एन फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन बनाता है। फिर हमारे पास में आता है क्षारीय माध्यम। तो क्षारीय माध्यम में अपचयन के दौरान बने मध्यवर्ती आपस में संघनित हो जाते हैं, जैसे द्विचक्रिक यौगिक बनता है, क्या बनता है, द्विचक्रिक। अब इसमें अभिक्रिया में क्या रहेगा, तो 2C6H5NO2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने हैं, 4 हैं। C6H5N डबल बॉन्ड N O C6H5, जिसको हम क्या बोलते हैं, एजॉक्सी बेंजीन कहते हैं। ये फिर जब आगे जब रीअरेंज में हो जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एसोबेंजीन में 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, C6H5NH सिंगल बॉन्ड NH C6H5, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजोबेंजीन। Zn और NaOH की तीव्रता के अनुसार हाइड्रोजोबेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में क्या हो जाता है,
प्राप्त। तो लास्ट एंड फाइनल जो हमारे पास में मेन प्रोडक्ट है वो हाइड्राजो बेंजीन प्राप्त हो जाता है। उसके बाद में आता है पिक्रिक अम्ल की बात करें तो फिनॉल से HNO3 द्वारा सीधे ही बन जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल। अब बनता क्या है तो इसमें सिंपल सा है, C6 ये इसका क्या है फॉर्मूला है। तो C6H5OH जिसको हम फिनॉल कहते हैं H2SO4 की उपस्थिति में जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सिंपल सा है, HNO3 से क्रिया करेगा तो C6H2NO2 इसका मतलब क्या होगा कुछ इस प्रकार से, यहाँ पे आ जाएगा OH, यहाँ पे आ जाएगा NO2, यहाँ पे आ जाएगा NO2 और यहाँ पे आ जाएगा NO2। तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में है। बट इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, ध्यान क्या रखना है, यहाँ पर जो है यहाँ पे हाइड्रोजन की जो संख्या है यहाँ पे तो ये बॉन्ड है ही, बट हम जानते हैं C6H6 है तो यहाँ पर हाइड्रोजन की जो संख्या वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है, कम हो जाती है। C6H6 की जगह H2 हो जाता है। 4 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है। फिर इसके गुण की बात करें तो एक तीखा पीला क्रिस्टलीय ठोस है, इसमें कोई कार्बोक्सिलिक समूह नहीं होता है, फिर भी यह खनिज अम्लों की तरह अत्यंत प्रबल अम्ल है। इसका कारण फिनॉल वलय पर जुड़े 3 तीव्र इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूहों का -M-I प्रभाव है। ये अपन जानते हैं ये इलेक्ट्रॉन आकर्षक समूह है क्योंकि क्या है, नाइट्रोजन है, जो फिनॉक्साइड आयन के ऋण आवेश को अनुनाद द्वारा अत्यधिक क्या कर देते हैं, फैला देते हैं। फिर बात करें अगर इसकी तो यह धातुओं के साथ क्रिया करके अत्यधिक शौक संवेदनशील ब्रिकेट लवण बनाता है। का उपयोग विस्फोटक के रूप में तथा प्रयोगशालाओं में कार्बनिक यौगिक के प्रकृत व्युत्पन्न में किया जाता है। ठीक है, तो किसमें करते हैं, विस्फोटक में और प्रयोगशालाओं में कार्बनिक यौगिकों के प्रकृत व्युत्पन्न बनाने में किया जाता है। फिर बात करें नेक्स्ट की, उसके अथवा में जो क्वेश्चन रहेगा वो हमारे पास में गिब्स प्लस प्रावस्था आरेख और PbAg प्लस एमीन क्षारीयता। तो फर्स्ट है हमारे पास में गिब्स प्रावस्था की गणितीय व्युत्पत्ति, तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें इसमें हमें F पूछा था डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, उसमें क्या हमारे पास में कुल प्रावस्थाएं को क्या किसे व्यक्त करते हैं P से, घटक को किसे व्यक्त करते हैं C से। प्रत्येक प्रावस्थाओं के संगठन को पूर्णतः निश्चित करने के लिए आवश्यक स्वतंत्र सांद्रताओं की चरों की संख्या क्या हो जाएगी, C-1। अतः सभी P प्रावस्थाओं के लिए कुल चर क्या हो जाएंगे, PC-1। P का मतलब प्रावस्था है, C का मतलब कुल घटक है। यदि ताप को T, दाब को P को भी जोड़ दिया जाए तो तंत्र के कुल चरों की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास में, PC-1। दो चर कौन से हैं, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर है, तो हमने दो चर को क्या कर दिया, ऐड। साम्यावस्था पर प्रत्येक घटक का रासायनिक विभव सभी प्रावस्थाओं के लिए समान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए समान, क्योंकि स्थिति कैसी है, साम्यावस्था है। तो हम लिख सकते हैं μ1 इक्वल में क्या, μ=2 डैश डैश करके भी, मतलब जितने भी होंगे सभी प्रावस्थाओं में उनके जो मान है वो क्या रहने हैं, बराबर रहने। किसके रहने हैं मान बराबर, रासायनिक विभव के रहने हैं। तो प्रत्येक घटक के लिए P-1 स्वतंत्र समीकरण प्राप्त होते हैं। कुल सी घटकों के लिए कुल समीकरण की संख्या क्या हो जाएगी, CP-1 हो जाएगी। ये प्रत्येक घटक के लिए ये है, तो जितने होंगे उसके अनुसार हम क्या कर देंगे, इसके मान में परिवर्तन कर सकते। फिर हमारे पास में स्वतंत्रता की कोटि की बात करें, कुल उपलब्ध चरों और विधिक समीकरणों का क्या होता है, अंतर होता है। तो F के लिए हमारे पास में फॉर्मूला आ जाएगा होल कोष्टक में P ब्रैकेट में C-1 ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज प्लस 2। ये कहाँ से आया, तो ये रहा हमारे पास में
और माइनस में सी ब्रैकेट में p माइनस वन, क्योंकि इसमें कोई चर हमने ऐड नहीं किया। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में f बराबर c माइनस पी प्लस टू, ये है फॉर्मूला, फाइनल फॉर्मूला। उसके बाद में आता है जल का एक घटक प्रावस्था आरेख। तो जल तंत्र के आरेख मुख्य रूप से तीन भाग के हैं, तीन वक्र है, त्रिक बिंदु और क्रिटिकल बिंदु है। इसमें क्या होता है, ऊर्ध्वपातन वक्र बर्फ का गलन वक्र है, ऋणात्मक होता है जो दर्शाता है कि दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जल का एक घटक प्रावस्था आरेख की बात करें तो इसके अंदर जल की तीन अलग अलग प्रकार की अवस्थाओं का जिक्र किया जाता है, जिसमें ठोस, द्रव और गैस का जिक्र होता है। त्रिक बिंदु वो है जहाँ पर बर्फ, जल और वाष्प तीनों प्रावस्थाएं एक साथ सह अस्तित्व में रहती है, तीनों के तीनों प्रावस्थाएं एक साथ रहती है। यह 0.01 डिग्री सेल्सियस तापमान और 4.58 mmHg दाब पर प्राप्त होता है। यहाँ F बराबर क्या होता है, 0। क्रिटिकल बिंदु में क्या है, तो यहाँ पर है 374 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है, 218 एटीएम पर। वाष्प दाब वक्र क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, जिसके ऊपर द्रव और गैस का घनत्व क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। फिर बात आती है कि आरेख बनाना है। तो आरेख कुछ इस प्रकार से आपको बनाना है, देख सकते हैं हमारे पास में यहाँ पर है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस में है, और जो स्ट्रेट लाइन जो है वो जो ऊर्ध्वाधर है रेखा वो एटीएम लिखा हुआ है। इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, प्रेशर को करेगा। किसको करेगा, प्रेशर को। त्रिक बिंदु की जो हम बात करे थे वो वाला बिंदु ये रहा, ये बिंदु, इस पे तीनों के तीनों जो है वो क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। क्लियर है। तो ये आपको डायग्राम इसके साथ में बनाना है। उसके बाद में हमारे पास में आता है एलिफेटिक एमिनो की जलीय माध्यम में क्षारीयता का क्रम। तो ध्यान रखना क्षारीयता का क्रम हमारे पास में क्या है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और NH3। ये क्रम अपने को याद रखना है। परंतु जलीय माध्यम में यह क्रम क्या हो जाता है, बदल जाता है, क्योंकि वहाँ तीन कारक एक साथ कार्य करते हैं, प्लस आई प्रभाव, जलीकरण प्रभाव और त्रिविम बाधा। तो एथिलेमिन का क्रम क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। मैथिलेमिन का क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। प्रत्येक एमिन हमेशा प्रबलतम क्षार होते हैं। कैसे होते हैं, प्रबलतम क्षार होते हैं। इसमें तीनों प्रभावों का सर्वोच्च संतुलन पाया जाता है। और 3 मैथिल एमीन में तीन बड़े समूह के कारण त्रिविम बाधा अत्यधिक क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे जलीकरण कम हो जाता है और क्षारीयता क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। तो इनके क्रम हर स्थिति में क्या होते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। तो इसलिए उन क्रम की उनकी स्थिति के आधार पर ज़रूर ध्यान रखें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक्स के साथ में। तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा था JNU BSc 4 सेमेस्टर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर। आशा करते हैं कि क्वेश्चन इन्हीं में से आए या फिर इन्हीं के पैटर्न बेस पर आए। ज़रूरी नहीं है कि 100% इन्हीं में से आए, बट आपके पास में एक मॉडल पेपर पैटर्न रहेगा तो आपको पढ़ने में आसानी रहेगी कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं और हमें आंसर कैसे देने, जिससे हम अच्छे मार्क ला सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।